नमस्कार दोस्तों, पावर सिस्टम जैसे दमदार यूनिट के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और जब से मैंने पावर सिस्टम यूनिट को स्टार्ट किया है तभी से लेकर के आपका प्यार और सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। इसी प्रकार से अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए, पावर सिस्टम का यह 7वां लेक्चर है ना, और इस लेक्चर में हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जो एमसीक्यूज प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके लिए जो मैंने कंटेंट तैयार किया है वो कंटेंट इस कदर है कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों वो सीधा काम आने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को इत्मीनान के साथ देखिएगा, है ना। अपने इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए ये सेशन है। और देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने एक सेशन लिया था रेलवे डीएफसीसीआईएल पर। हमने वहां पर बात किया सिलेबस, किसकी सिलेबस, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का हो या फिर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस हो, इनके अंदर एक ऐसा स्ट्रेटजी हमने क्रिएट किया है वहां पर कि इनके अंदर उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो सीबीटी फर्स्ट हो या सीबीटी सेकंड हो, दोनों को आप फोड़ सकते हैं, है ना। और फोड़ना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है। संपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है, वीडियो को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मैंने दे रखा है। आज का मोटिवेशन लाइन के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और तूफानी मोटिवेशन है। सुनिएगा कि आज फिजाओं में हलचल है, हवाओं में गर्मजोशी है। आज फिजाओं में हलचल है, हवाओं में गर्मजोशी है। ये तूफानी महज इत्तिफाक है कि ये कामयाबी से पहले का संघर्ष है। दोस्तों, जो इंसान कामयाबी के लिए ना सच्ची लगन से मेहनत करता है, कामयाबी एक दिन उसको जरूर गले लगाती है। अपने इस सेशन को स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, पूरे वीडियो को देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करिएगा, है ना। ये क्लास है दोस्तों आईटी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड भारत के, चाहे वो राजकीय हो या केंद्रीय स्तर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और आज का जो क्लास है हमारा 7वां क्लास है। आज हम सेंचुरी मारेंगे। आज हम क्या करेंगे? सेंचुरी मारने वाले हैं। सुनिएगा, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से दीर्घ संचरण लाइन के लिए सत्य कथन क्या है? ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक और लाइन जो वोल्टता होता है वो 100 किलोवोल्ट से अधिक होती है ना। अब आपको ना नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए ही जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। जो भी मैं लिखने वाला हूं, जो भी बोर्ड में मैं लिखूंगा दोस्तों, इसका हूबहू पीडीएफ आपको मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ लिंक दिया गया है, बस आप एक बार चेक कीजिएगा। ये एक दृश्य आपके सामने लाया मैंने, ये ट्रांसमिशन लाइन का दृश्य है। देखिएगा ये कैसी ट्रांसमिशन लाइन है। अगर हम यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के और यहां तक का रेंज की बात करें ना, तो कितना रेंज होगा, वो दूरी कितनी होगी? तो वो दूरी होगी आपकी 150 किलोमीटर से अधिक। कितना? 150 किलोमीटर से अधिक। और जो इसमें लाइन वोल्टता होगा, सुनिएगा, इसमें जो लाइन वोल्टता होगी वो कितनी होगी? वो 100 किलो वोल्ट से अधिक होगी, है ना। लाइन वोल्टता किसको कही जाती है? तो एक नज़र इस पे देखिएगा। ये जो लाइन वोल्टता है ना, इसको हम किसको लाइन वोल्टेज कहते हैं? तो दो फेजों के बीच की दूरी, सॉरी, दो फेजों के बीच का वोल्टेज, दो फेजों के बीच का जो वोल्टेज होता है ना, इसको कही जाती है लाइन वोल्टेज। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा खतरनाक आपके लिए ऐसा खतरनाक कंटेंट क्रिएट करके लाया हूं। बस आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे ना, तभी उस पूरे कंटेंट को आप गेन कर पाएंगे। राइट है। लाइन वोल्टेज ये दो फेजों के बीच का वोल्टेज होता है। देखिए सर, क्या है ना यहाँ पर कि ये जो 3 तारे जो आपको दिखाई जा रही हैं, इन तीनों तारों में क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि इन तीनों तारों में वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है ना वो एक बराबर हो, है ना। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो एक बराबर हो। सबसे पहली बात कि ये लाइन जो है ना, ये बैलेंस वोल्टेज लाइन है। ये इसमें वोल्टेज कैसा है? बैलेंस वोल्टेज है। वोल्टेज का मान है बैलेंस वोल्टेज होने के बावजूद भी अनसिमेट्रिकल के केस में, कैसा? अनसिमेट्रिकल के केस में, यानी कि वोल्टेज बैलेंस है तीनों तारों में लेकिन फिर भी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के केस में इसमें क्या होता है? जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना सर, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ना वो अलग अलग होती है। किसी तार में कम होती है तो किसी तार में अधिक होती है, लेकिन हम चाहते हैं सभी तारों में एक समान वोल्टेज ड्रॉप हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निक को कहा जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं उसको? हम
ट्रांसपोजिशन टेक्निक, है ना। अब ये ट्रांसपोजिशन टेक्निक किस चिड़िया का नाम है, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रम परिवर्तक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम परिवर्तक। अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि इसका लाभ क्या है, इसमें हानि क्या है। देखिएगा मैं आपको ट्रांसपोजिशन टेक्निक करके दिखाता हूं, है ना। देखिएगा आपका आर फेज यहां पर आया, है ना, फिर ये कहाँ चली गई, नीचे, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे चली गई, फिर ये हो गया आपका आर फेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये है आपका वाई का तार, वाई फेज की तार, ये अब कहाँ चली गई, ये यहाँ पर चली गई, ठीक। अब बी का तार देखिएगा, बी की जो वायर है वो डायरेक्ट कहाँ चली गई, यहाँ, और फिर ये देखिए। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जानिएगा। ट्रांसपोजिशन किसको कहते हैं, एक देखिए ट्रांसपोजिशन उसको कहा जाता है ऐसा कंडक्टर जो अपने पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पर, जो अपने पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पर, किस टाइम पर, इंटरवल टाइम पर, ऐसा कंडक्टर जो अपने पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पर वो क्या कर रहा है, अपने कंडक्टर के स्टेटस को चेंज कर रहा है। कंडक्टर का जो स्टेटस है ना उसको क्या कर रहा है, उसको वो चेंज कर दे रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं अपने इंटरवल टाइम पर ये अपने कंडक्टर के स्टेटस को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है ना। यही कहलाता है आपका ट्रांसपोजिशन टेक्निक। देखिए आर फेज यहां पर है तो यहां कहां आ गया, आर सबसे नीचे, फिर वाई यहां पर है, फिर वाई यहां सबसे ऊपर आ गई, बी सबसे नीचे है तो यहां बी बीच में आ गया। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। ये ट्रांसपोजिशन टेक्निक ट्रांसमिशन लाइन में नहीं की जाती सर, ये कहां पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका स्विचिंग स्टेशन पर। कहां पर ये की जाएगी, स्विचिंग स्टेशन पर किया जाता है, या फिर ये आपके सब स्टेशन में किए जाते हैं, है ना। कहां पर, ये सब स्टेशन में किए जाते हैं। देखिएगा ये वोल्टेज जो ड्रॉप है इसको हमें बैलेंस करना होता है, इसको हम स्विचिंग स्टेशन या सब स्टेशन में करते हैं। देखिए जो धारिती, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव प्रभाव, है ना, धारितीय प्रभाव को हमें क्या करना है, नगण्य करना है। और ये ट्रांसपोजिशन जो टेक्निक है ना, ये क्या करता है, धारितीय प्रभाव को नगण्य करता है। और जैसे ही धारितीय प्रभाव नगण्य होती है, तीनों लाइनों पर जो वोल्टेज है वो बैलेंस हो जाता है ना। यानी कि जैसे ही हम इसको इस प्रकार का टेक्निक अपनाते हैं, धारितीय प्रभाव क्या हो जाता है, ये दोस्तों बैलेंस हो जाती है। और जैसे ये बैलेंस होती है वैसे ही ये ट्रांसपोजिशन टेक्निक क्या करता है, तीनों लाइनों पर, तीनों कंडक्टर पर वोल्टेज एक समान ड्रॉप कराने लगता है। और हम भी क्या यही चाहते हैं। इसके देखिएगा नुकसान क्या है ना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, आपको कोई नहीं बताएगा सर। ये डायरेक्ट जब एग्जाम में आता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इसलिए ये सारा डीपली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लाभ तो आपने देख लिया क्या हो गया, लेकिन हानि भी तो इसका कुछ होगा, तो वो हानि सुनिएगा। वो हानि क्या होता है कि जो सहायक संरचना होती है ना, इसमें जो सहायक संरचना होती है वो कमजोर हो जाती है। सहायक संरचना क्या हो जाती है, इसमें सहायक संरचना इसमें कमजोर हो जाती है इस प्रकार का टेक्निक अपनाने से। और दूसरी इसकी एक और हानि है, सहायक संरचना का कमजोर हो जाना। और जो सिस्टम होता है ना, ये जो सिस्टम है, सिस्टम की जो लागत है वो बढ़ जाती है। सिस्टम की लागत क्या होती है, बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आर फेज जाती तो आर फेज देखिए यहीं पर चली जाती है, अगर सीधे तो छोटी वायर की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा गया है तो वायर की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वायर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ये सिस्टम की लागत जो है ये क्या कर देगा, उसको बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये टोटल डिटेल्स है दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए, आपके दोस्तों भविष्य में काम आएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, बिल्कुल दोस्तों आप क्वेश्चनों से हारेंगे नहीं कभी, ठीक है ना। ये मेरा आपसे पर्सनली है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। जनन केंद्र में ट्रांसफार्मर से उत्पन्न वैद्युत पावर की वोल्टता कितनी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ना शेयर जरूर करते रहिएगा, और कंटेंट मुझे मालूम है आपको कहने की जरूरत नहीं है, है ना। कंटेंट आपको जरूर आपके दिल को टच कर रहा होगा, बस आप क्लास को ना महसूस करते हुए देखिए, ठीक है सर। हाँ, जनन केंद्र में ये जो ट्रांसफार्मर है इससे उत्पन्न जो वैद्युतिक पावर है इसकी वोल्टता कितनी होगी। ऑप्शन है आपके पास 66, 33 केवी, या 33 से 11 केवी, 11 से 33 केवी। तो 11 से लेकर के 33 केवी वाली जो है ना, यही इसका सही आंसर होगा। देखिए ये जो आपको
पावर मिल रहा है 11 केवी और 33 केवी, ये कहां से मिलता है? सबसे पहली बात यहां पर आती है, ये एनटीपीसी प्लांट से मिलता है। कहां से? ये एनटीपीसी प्लांट से मिलता है। एनटीपीसी प्लांट में जो फ्यूल होता है ना, वो फ्यूल किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए जो फ्यूल होता है वो कोयला प्रयोग करते हैं, कोयला से स्टीम तैयार करते हैं, स्टीम से टरबाइन घूमती है, अल्टरनेट घूमती है और पावर जनरेट होती है। देखिएगा इसमें किस प्रकार की पावर जनरेट होती है, तो इसमें आपको एसी पावर मिलेगा। कैसा पावर मिलेगा? एसी पावर मिलेगा। और देखिए एसी जो पावर होती है ना सर, ये जो एसी पावर है, इस एसी पावर का जो फॉर्म फैक्टर है, सुनिएगा, इस एसी पावर का जो फॉर्म फैक्टर है वो कितना होता है? 1.1 इसका फॉर्म फैक्टर होता है। और 1.1 फॉर्म फैक्टर होता है, इसीलिए हमें 11 केवी वोल्टेज, 33 केवी वोल्टेज, 66 केवी वोल्टेज, 132 केवी वोल्टेज और 240 केवी वोल्टेज, 320 केवी वोल्टेज या फिर 765 केवी वोल्टेज जैसे हमें वोल्टेज मिल पाते हैं। अन्यथा अगर ये फॉर्म फैक्टर इतना नहीं होता तो हमें ये वोल्टेज नहीं मिल पाता, ना ही 11 केवी, ना ही 33, ना ही 66, 132, 240, 320 या 765 किलो वोल्ट हो, ये वोल्टेज हमें नहीं मिल पाता, है ना। तो ये जनन केंद्र का मतलब क्या होता है? उत्पादन केंद्र। और उत्पादन केंद्र में जो ट्रांसफर विद्युत पावर की वोल्टता होती है वो 11 से लेकर 33। देखिए अब मैक्सिमम 33 किलो वोल्ट तक पावर जनरेट हो रहे हैं। काफी ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो इतने केवी पर वोल्टेज का जनरेशन कर रहे हैं। ठीक, देखिए अगला है आरसीसी पोल की उपयोगी लाइन वोल्टता रेंज कितनी होगी, है ना। सर जब आप इस पूरे क्लास को देख लेंगे ना तो दूसरा क्लास आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से संबंधित। ठीक है, हाँ, ये जो आपका आरसीसी पोल है इसकी उपयोगी लाइन वोल्टता रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 की तरफ जब आप जाएंगे ना 220 वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट, तो आपका यही आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये जो आरसीसी पोल होते हैं, ये जो आरसीसी पोल होते हैं ना, इस आरसीसी पोल में क्या क्या खासियत होती है? आरसीसी देखिए जो पोल होते हैं यूज तो आपने देख लिया कि 220 से लेकर 33 किलो वोल्ट तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आरसीसी पोल में ना कभी जंग नहीं लगता है, आरसीसी पोल में कभी जंग नहीं लगता। ये जो आपकी आरसीसी पोल है ये सबसे अधिक देखिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में यूज किया जाता है ना। कहां पर? ग्रामीण और शहरी इलाकों में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। देखिए इसमें सबसे खासियत होती है कि इसमें ना ही दीमक लगता है और ना ही इसमें जंग लगती है। देखिए ये जो आपका आरसीसी पोल है ना सर, ये जो आपका आरसीसी पोल है इसमें हम क्या यूज करते हैं? तो हम जीआई तार यूज करते हैं और जीआई तार के साथ में हम सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं। तो जो सीमेंट कंक्रीट है ना, इस सीमेंट कंक्रीट को हम क्या करते हैं? प्रेशर के साथ भरते हैं। प्रेशर के साथ इसमें क्या किया जाता है? फिलिंग किया जाता है, भरा जाता है। और जितना अधिक प्रेशर के साथ आरसीसी पोल हम तैयार करेंगे उतना ही इसमें क्या होगा? मजबूती होगा। इसीलिए इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष के बीच होता है। कितना? लगभग 100 वर्ष होता है। और देखिए जो दो पोल के बीच की रेंज कभी पूछी जाती है ना, आपसे कई बार पूछा गया है दो पोल के बीच का रेंज बताइए, तो ये है दो पोल। देखिए दो पोल के बीच का जो दूरी होता है वो आपकी होती है दूरी, देखिएगा 60 से लेकर के 67, 60 या 67 से लेकर के 200 मीटर इसका बीच की दूरी होगी। और इसके हाइट के बारे में अगर पूछे, है ना, कि इसका जो हाइट है वो हाइट कितना होना चाहिए, तो इसका देखिए हाइट कितना होगा? तो 7 से लेकर के 12 मीटर या 7 से 10 मीटर, है ना। कितना? 7 से 10 मीटर इसकी क्या होगी? इसकी हाइट होगी। 7 से 10 मीटर इसकी हाइट होती है। 60 या 67 से लेकर के 200 मीटर इसके दो पोल के बीच का रेंज होगा। और इसको हम 220 से 33 किलो वोल्ट तक के लिए यूज कर पाते हैं, इससे ज़्यादा हम यूज नहीं करते। 33 किलो वोल्ट से अगर ज़्यादा यूज करेंगे ना तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो फिर ट्रांसमिशन में आ जाता है। और ट्रांसमिशन के लिए आरसीसी पोल का हम इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, हम केवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं। ये पोल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी की हाइट मैंने बात कर रखा था, इसी की हाइट कितनी होती है। अब आपको एक बात यहां पर ये कमेंट में लिखना है कि ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं ब्लैक कलर का इंसुलेटर ना, ये किस किस्म का इंसुलेटर है ना। कमेंट बॉक्स में छापिएगा और बताइए कि इंसुलेटर जो लगाया गया है ये कौन से प्रकार का इंसुलेटर है। नेक्स्ट है स्पार्ट टावर का सुरक्षा गुणांक कितना होता है। देखिए
इसमें ना सेफ्टी जो गुणांक दे रखा है ना, इस सेफ्टी गुणांक का मतलब भी बताऊंगा मैं कि स्टील टावर का सुरक्षा गुणांक कितना होता है। देखिए सबसे पहले आपने अभी आरसीसी पोल के बारे में देखा, तो इसका सुरक्षा गुणांक 1.5 होता है, और स्टील टावर का जो होता है ना, वो स्टील टावर पर क्वेश्चन बना है तो इसका होगा 1.15, जिसको लगभग 2 माना जाता है। जिसको लगभग कितना माना जाता है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टील के लिए 1.15 एक्चुअल में है, लगभग 2 है, और आरसीसी के लिए 1.5 है। ठीक, इस्पात टावर का सुरक्षा गुणांक किसको कहते हैं? सुरक्षा गुणांक देखिए क्या होता है, ये होता है आपका चरम प्रतिबल तथा ये होता है आपका चरम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल, है ना, तथा कार्यकारी प्रतिबल। ये कार्यकारी प्रतिबल क्या होती है और चरम प्रतिबल क्या होती है? तो सुनिएगा, ये जो आपका मान लीजिए कि ये एक टावर है, ये क्या है? एक मान लीजिए आप टावर मान लीजिए, इस टावर में हमें 66 किलो वोल्ट की पावर डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट करने के लिए हमें अलाउ किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं? 132 केवी का हम यहाँ पर क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें जो लाइन यूज किए जा रहे हैं, ये जो तार जा रहे हैं, ये तार क्या हो जाएंगी? ये सिस्टम क्या हो जाएगा? ये विफल हो जाएगा, यानी कि ये फेल हो जाएगा, है ना। और जब फेल होगा तो नुकसान क्या होगा? तार टूटेगा। क्या होगा? तार इसमें टूट जाएंगे, और तार के टूटने से क्या होगा? किसी को या तो चोट आएगा या फिर किसी की मृत्यु हो जाएगी। और जब किसी की चोट या फिर किसी को मृत्यु होगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रखी है इस ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस का, जो भी सिस्टम है इस सिस्टम के देखरेख का, फिर उस कंपनी को क्या होगा? वित्तीय रूप से नुकसान होगा। वित्तीय रूप से क्या उठाना पड़ेगा? जोखिम उठाना पड़ेगा। वित्तीय रूप से जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए सेफ्टी से नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी से नो कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन नंबर ए है जो वही सही आंसर होगा। अगर 1.15 होता ना सर, तो वो भी आपका सही आंसर हो जाता, वो भी आपका करेक्ट आंसर हो। एक्चुअल मान भी मैंने आपको बताया 1.15, और फिर लगभग जो है वो है 2 के बराबर। ठीक है, देखिए 100 तक पहुंच चुके हैं ना, 100 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस्पात टावर का प्रकार नहीं है। रोल्ड इस्पात ज्वाइंट, रेल खंभे, नलिकादार इस्पात ज्वाइंट, तो ये सारे इसके जो है ना, ये सभी आंसर है। इनमें से सभी गलत का प्रकार नहीं है, इनमें से सभी गलत, यानी कि एक मिनट, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी गलत है। यानी कि ये सभी स्टील टावर के प्रकार है, कहने का मतलब इनका ये है, ये सब क्या है? स्टील टावर के प्रकार है। यानी कि यहां पूछा रखा है कि टावर का प्रकार नहीं है, तो इनमें से सभी गलत हैं। देखिए यहीं पर ना एक स्टूडेंट मार खा जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है एग्जाम के टाइम में, है ना। या तो 45 सेकेंड मिलेगा या फिर 50 सेकेंड मिलेगा, इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे एग्जाम होते हैं, रेयर केस में आपको मिल जाता है 1-1 मिनट किसी एग्जाम में, नहीं तो आपको 40, 45, 50 सेकेंड ही मिलता है। और इतना फास्ट करने के इस स्पीड में ना, इस स्पीड के दौरान उन्होंने जो विद्यार्थी ठीक से क्वेश्चन को नहीं समझ पाते वो गलत आंसर कर जाते हैं। ठीक है, इस चित्र को देखिए, ये चित्र किसका है? तो ये चित्र दोनों स्टील के बनाए गए हैं। अब स्टील के चित्र से, यानी कि स्टील के टावर से आपको और क्या पूछा जाता है? तो इसका देखिए, इसमें पूछा जाएगा कि जो स्टील की टावर होंगे इसका यूज कितने वोल्टेज के लिए किया जाएगा, है ना। स्टील टावर, वो वाले स्टील टावर नहीं जहां 400 किलोवोल्ट की पावर ट्रांसमिट करते हैं। ये ट्यूबुलर आकार के, है ना, ये ट्यूबुलर आकार के जो स्टील के टावर है इसके बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें वोल्टेज 11 केवी से लेकर के 33 केवी होगा। कितना? 11 केवी से लेकर के 33 किलो वोल्ट इसकी होगी। और इसमें देखिए 2 टावर के बीच की दूरी कितना होता है ना। 2 टावर के बीच की दूरी कितना होगा? तो इसमें 150 मीटर। कितना? 150 मीटर। हाइट पूछा जाता है यहां से कि हाइट कितना होगा, तो उसको भी देखिएगा। ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई होगी, देखिए ऊंचाई होता है आपका 10 से 15 मीटर। कितना? 10 से 15 मीटर। बस इतना ही पूछा जाता है ना। ट्यूबुलर प्रकार के जो भी आपके स्टील के टावर होंगे, चाहे रेल टावर होंगे, अगर ये ट्यूबुलर आकार के हैं तो फिर आपको दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैंने अभी आपको लिखाया। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आपकी जो सिलेबस है ना, वो खुद इतना उसमें चीजें हैं कि आपको
आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेबस और लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है यार, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु ट्रांसमिशन लाइन के लिए सत्य है? इनमें से कोई नहीं, या इनकी लंबाई 50 किलोमीटर से कम, या फिर लाइन वोल्टेज जो है वो 20 किलो वोल्ट से कम होती है। देखिए ऐसा ना, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है कि जो रेंज है वो कितना होगा, तो 50 किलोमीटर से कम, है ना, 50 किलोमीटर से कम होगी, और लाइन वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम होगी। अब इसके फायदे देखिए, आपको तुरंत इसके फायदे दिखेंगे, फायदे देखिएगा, इसके फायदे डायरेक्ट आपको नजर आएंगे कि इसमें क्या होगा, धारितीय प्रभाव नगण्य होता है ना। इसमें क्या हो जाता है, धारितीय प्रभाव इसमें नगण्य हो जाता है, और धारितीय प्रभाव नगण्य होने के कारण इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना वो भी कैसा हो जाता है, वो भी नगण्य हो जाता है। और दूसरी बात कि इसमें ना देखिए वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम है तो आपको कोरोना लॉस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसमें आपको कोरोना हानि देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि हम नगण्य मान सकते हैं। लेकिन देखिएगा एक केस में यहाँ पर कोरोना हानि उत्पन्न हो जाता है, आंधी तूफान आने से। क्या आने से? आंधी तूफान आने से कोरोना लॉस जो है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है ना, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इस कोरोना लॉस का कारण बन जाते हैं आंधी तूफान के दरमियान। आंधी तूफान जैसे ही आता है वैसे ही इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वही कारण बन जाते हैं एकमात्र कोरोना लॉस कराने के लिए, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व तो कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का तो देखिए होता है 2.7। कितना होता है मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, एल्यूमिनियम का देखिएगा, एल्यूमिनियम का कितना होगा तो 2.7। कॉपर का कितना होगा, तो यहाँ पर कॉपर का भी नोट कीजिएगा 8.9, है ना। और जिंक का कितना होगा, जिंक का भी कभी पूछे तो लिखेगा 7.0 यानी कि 7। और आयरन का कितना होगा, तो आयरन का होगा आपका 7.8, है ना। कितना हो जाएगा 7.8। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ये इसका क्या है, विशिष्ट गुरुत्व है। आने वाले एग्जाम में दोस्तों ये आपके काम आएगा। संचरण लाइन में झूला प्रारूपी इंसुलेटर किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो ये श्रेणी क्रम में होते हैं। और आपने ट्रांसमिशन लाइन में ये बातें देख भी रखा होगा कि किस क्रम में ये लगे होते हैं, तो ये श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। देखिए ये आपके सामने एक झूला प्रारूपी इंसुलेटर है, ये किस प्रकार का है, ये झूला प्रारूपी इंसुलेटर है, झूला प्रारूपी इंसुलेटर, है ना, झूला प्रारूपी इंसुलेटर। देखिएगा इस इंसुलेटर का इस्तेमाल कितने वोल्ट से लेकर के कितने वोल्ट तक किया जाता है, तो इसका जो यूज है ना वो यूज किया जाता है, देखिए 33 यानी कि 66 के भी लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 66 से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक, कितना 66 किलो वोल्ट से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है आपका आर्किंग हॉर्न। ये क्या है, आर्किंग हॉर्न है। और ये आपका है कंडक्टर चालक, ये क्या है, कंडक्टर है। और ये है आपका इंसुलेटर, ये है आपका इंसुलेटर, यहाँ पर जो एरो के साथ इंडिकेट किया जा रहा है। और ये है आपका कैप, ये क्या है, कैप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए झूला प्रारूपी इंसुलेटर है और ये प्रयोग किया जाता है 66 से लेकर के 765 किलो वोल्ट। और ये है आपका आर्किंग हॉर्न। कमेंट करके बताइएगा जो आर्किंग हॉर्न होता है ये किस मटेरियल का जो है वो तैयार किया जाता है। झूला प्रारूपी विद्युत रोधी में लगा किसी एक डिस्क की लाइन वोल्टेज कितनी होती है, यानी कि ये जो लड़ियां आपको दिखाई दे रही है ना ये कई सारी लड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, टोटल 10 है ना। तो इसमें ये जो एक इंसुलेटर है ये कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये आपका 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन करते हैं। कितने के लिए, 11 किलो वोल्ट के लिए। और इसको है ना, इसको हम डिस्क तथा लिंक इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं।
डिस्क तथा इसको लिंक इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ना एग्जाम में डिस्क या लिंक भी लिखा आता है, झूला प्रारूपी नहीं लिखा होता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा हिंदी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पिन प्रारूपी विद्युत रोधी को कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है ना? 1 मिनट। झूला प्रारूपी के लिए 11 किलोवोल्ट और पिन प्रारूपी के लिए 33 किलोवोल्ट। इसके लिए कितना होगा? तो इसके लिए 33 किलोवोल्ट होगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आपको आंसर करना है, टाइम इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं अपना लगाना है। निम्नलिखित में से इंसुलेटर का किस्म नहीं है? साइकिल प्रारूपी विद्युत रोधी ये है इंसुलेटर का प्रकार, विकृति प्रारूपी इंसुलेटर ये भी है, पिन प्रारूपी इंसुलेटर ये भी है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है ये इंसुलेटर का किस्म नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में इंसुलेटर का किस्म नहीं है, तो ये सारे इंसुलेटर के किस्म हैं। ऑप्शन डी जो है ये गलत कह रहा है। ऑप्शन डी जो है ये क्या कह रहा है? ये उपरोक्त सभी जो कह रहा है ये क्या कह रहा है? ये गलत कह रहा है। ठीक है ना। अब साइकिल देखिए, साइकिल प्रारूपी विद्युत रोधी जो है ये यूज कहां पर किया जाता है? तो यूज किया जाता है 33 किलोवोल्ट से कम, 33 किलोवोल्ट से कम। और कहां पर यूज किया जाएगा? इसका इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाएगा, यानी कि वितरण लाइन में। कहां पर? वितरण लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका विकृति वाला है ये तो देखिए 33 किलोवोल्ट से अधिक के लिए यूज करते हैं ना, 33 किलोवोल्ट से अधिक के लिए। और 33 किलोवोल्ट से अधिक की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? संचरण लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या हो गया आपका? ये आपकी संचरण लाइन हो गई। और वहीं पर पिन प्रारूपी विद्युत रोधी जो है ये 33 किलोवोल्ट तक, कितना? 33 किलो वोल्ट तक के लिए यूज किया जाता है। और इसको भी हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम वितरण लाइन में ही यूज करेंगे, संचरण लाइन में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनता है कि वितरण लाइन, संचरण लाइन के लिए भी बनता है और यहाँ पर वोल्टेज रेंज के लिए भी बनता है। तो ये सारी चीजें आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। साइकिल कहाँ पर यूज किया जाता है, विकृति कहाँ पर यूज किया जाता है, और पिन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस पे आता है तो मैं आपको चित्र भी दिखा दूंगा कि वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है सर। हाँ, निम्नलिखित में से किस पोल का फाउंडेशन खराब होने का खतरा सबसे अधिक होता है? आरसीसी के खंभे, लकड़ी के खंभे, एल्यूमिनियम के खंभे, स्टील के खंभे। तो स्टील के खंभे तो ऐसा केस आता नहीं है। देखिए स्टील में कभी, स्टील में जंग लगता है ना। फाउंडेशन खराब होने का मतलब यहाँ क्या है? नमी से। एल्यूमिनियम के खंभे ये भी नहीं होगा, लकड़ी के खंभे ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया। देखिए ये जो लकड़ी के पोल है ना सर, ये जो लकड़ी के पोल हैं, इस लकड़ी के पोल की कुछ विशेषता भी हैं और कुछ इसकी कमियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी यही होता है कि इसमें जंग तो नहीं लगता, लेकिन नमी की वजह से इसमें क्या लग जाता है? इसका फाउंडेशन खराब हो जाता है ना। नमी की वजह से क्या होता है? फाउंडेशन जो है वो खराब हो जाता है। और इसमें दीमक लगने के ज़्यादा चांस होते हैं, दीमक लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। हम चाहते हैं कि नमी से ये खराब ना हो, दीमक ना लगे, इसलिए हम इसमें किस तेल का यूज करते हैं? हम इसमें क्रियोसाइट तेल का, किसका? क्रियोसाइट ऑयल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार के कमियों से इसको हम छुटकारा दिलाते हैं। नमी से तो छुटकारा नहीं दिला सकते, दीमक से जरूर छुटकारा दिलाते हैं क्रियोसाइट ऑयल के माध्यम से। देखिए लकड़ी के जो पोल है वो 11 केवी से लेकर के 22 केवी तक के लिए लाइन के लिए इसको यूज किया जाता है। और सबसे अधिक यूज ना हम इसका पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? पर्वतीय इलाकों में सबसे अधिक जो इसका प्रयोग है वो किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका प्रयोग करते हैं। और देखिए ये जो लकड़ी के आपके पोल होते हैं, इस पोल की जो हाइट होती है ना, इस पोल की जो हाइट होती है वो देखिए 10 से 14 मीटर होती है। लगभग कितना? 10 से 14 मीटर होती है भूमि तल से इसकी हाइट, टोटल हाइट। और दो पोल के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? इससे ज़्यादा जरूरी है ना। देखिए कि कितने रेंज तक के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम 50 मीटर, कितना? 50 किलोमीटर, 50 मीटर नहीं, टोटल रेंज इसका कितना होगा? 50 किलोमीटर। यानी कि 50 किलोमीटर तक की दूरी में किसी वोल्टेज को हमें ट्रांसमिट करना है, वितरण करना है, तो ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें देखिए जो लकड़ी होता है ना, या तो ये साल का होगा या फिर ये चीड़ का होगा। किसका? चीड़ का या फिर ये साल के लकड़ी का इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम इसीलिए कम होता है क्योंकि ये खराब हो जाते हैं, फाउंडेशन जो है ये बहुत जल्दी इसके डैमेज हो जाते हैं। ठीक ना।
लकड़ी के बने खंबे के लिए असत्य कथन क्या है? असत्य कथन क्या है इसमें? इन्हें 11 से 22 केवी तक उपयुक्त किए जाते हैं, ये तो सत्य है। ये 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए उपयुक्त है, ये भी सत्य है। ये सामान्य चीड़ या साल के बने होते हैं, ये भी सत्य है। यानी कि इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या सत्य होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्या बोला है कि लकड़ी के बने खंबे के लिए असत्य कथन है, तो उपरोक्त कोई नहीं जो है ना, ये असत्य कथन है। ये कैसा है? ये असत्य कथन है, बाकी ये सारे सत्य कथन है ना। आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। सिरोपरी लाइन में आधार को और किस नाम से जानते हैं? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, खंबा भी कहते हैं, पोल भी कहते हैं, टावर भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बस यहाँ पर देखिए, जो पोल, खंबे, टावर हैं, ये अब फर्क पड़ता है इसमें कि ये आरसीसी के हैं, जीआई के हैं, या फिर ये स्टील के हैं, ये किसके हैं? विद्युत रोधी को आधार प्रदान करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं। देखिए सर, ये जो क्रॉस आर्म होता है ना, ये इस प्रकार से लगी होती है। देखिए, ये आपका मेन पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया? मेन पोल हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस आर्म लगेगा इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस आर्म लगेगा, और यहाँ इंसुलेटर लगे होंगे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर इंसुलेटर लगे होंगे। अब इसमें से तार जाएगी, तो ये इंसुलेटर, ये क्रॉस आर्म क्या करता है? ये क्रॉस आर्म, देखिए सबसे पहली बात है कि इसी क्रॉस आर्म पर जो आपका इंसुलेटर है उसको स्थापित किया जाता है, और जो दो तार के बीच का गैप है ना, ये वाली गैप, दो तार के बीच के गैप को ये मेंटेन करके रखता है ना। तो क्रॉस आर्म इसी के काम आता है, ठीक है। तो 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन थे, देखिएगा, 14 से 15 क्वेश्चन थे, शायद 16 तक, हाँ 15 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है ना। ये रहे इस क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन, ये रहे इस क्लास का टोटल क्वेश्चन 15, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके नोटबुक तक जो है वो पहुंच चुका है ना। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये क्लास कैसा लगा आपको, और देखिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, उस क्लास में और भी इससे भी बेस्ट लेवल के क्वेश्चन को लाऊंगा मैं, और उसका बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन भी कराऊंगा, है ना। तो चलिए इंतजार कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी देखिए दबाइए। जब तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, केवल चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो आपको नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, तभी नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जरूर, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।